असली फिजिक्स सब। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो इसलिए थे क्योंकि जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, तो जो वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे, जिन्होंने सुने हुए हैं तो उनको आज का टॉपिक बहुत इजी लगेगा, क्योंकि वो सेकंड टाइम सुनने वाले हैं और वो टॉपिक थे भी थोड़े समझने वाले। मैंने तो प्रोजेक्टाइल तक ही कर दिया। प्रोजेक्टाइल का मतलब है आने वाले 2 लेक्चर्स भी आपको आते हैं, जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर्स व्हाट्सएप पे सुन लिए थे, तो उनका एक रिवीजन की तरह ये काम चलेगा और उनको कंफर्टेबल फील होगा। जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, वो ध्यान से अब देखें। बस फ़र्क ये है कि वो नोट्स मैंने बना दिए हुए हैं और आपको प्रिंट आउट मिल गया है। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 22, हैंड रिटन शीट नंबर 22 का प्रिंट आउट लें। रिलेटिव वेलोसिटी की असाइनमेंट है, तो आज का लेक्चर रिलेटिव वेलोसिटी पे रहेगा। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या सिखाया जाता है? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि आप सपोज करो एक कार जा रही है और एक कार जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो जब हम ये बोलते हैं कि कार की स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड, इसका मतलब ये होता है कि वो जो कार है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपनी स्पीड बता रही है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बाय डिफॉल्ट इसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसकी अपनी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ग्राउंड। ठीक है यहां तक? तो ग्राउंड के हिसाब से उसकी वेलोसिटी 20 है, लेकिन अगर सपोज एक और कार जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और उस कार का नाम बी है, और अगर ये बोला जाए कि ए कार की को बताना है कि उसको बी को देखते हुए उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो सबको मालूम है इसका आंसर 0 बोला जाएगा, क्योंकि अगर 2 कार सेम वेलोसिटी से चल रही हैं और ए ड्राइवर जब बी को देख रहा है तो उसको ऐसा फील होगा कि वो रेस्ट पे है। ऐसा ही होगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं? हम ए कार की वेलोसिटी निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है यहां तक? तो ए कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना। तो इस केस में यह माना जाता है कि ए कार ये मान रहा है बी कार को देखते हुए कि बी कार इज लाइंग एट रेस्ट। जब हम कहते हैं कि हम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि ए को क्या लगा बी को देखते हुए, इसको बोलते हैं फाइंडिंग द रिलेटिव वेलोसिटी। तो v ऑफ ए बी को कैसे रीड करना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ए ड्राइवर बी को रेस्ट पे मानते हुए अपने आंसर्स देने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं कैलकुलेटिंग दी रिलेटिव वेलोसिटी। ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये आज का लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में रिलेटिव वेलोसिटी में अगर मैं ये बोलूं कैलकुलेट v ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का मतलब आप कैसे रीड करेंगे इसे? यू विल कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा वी बी ए वेक्टर, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी ड्राइवर ये मानेगा कि ए रेस्ट पे है और ये मानते हुए अपना आंसर देगा। इसमें ए ड्राइवर ये मानेगा कि बी रेस्ट पे है और अपना आंसर देगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, ये रीड करना आ गया। इसको कैलकुलेट करने का तरीका समझते हैं। इसको कैलकुलेट करने का मेथड है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट v ऑफ ए बी वेक्टर, आई विल राइट वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। इफ आई वांट टू कैलकुलेट वी बी ए वेक्टर, तो वी बी ए वेक्टर मींस यू विल सब्ट्रैक्ट वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर। तो बी अपनी वेलोसिटी में से ए वेक्टर को माइनस कर देगा, पर ध्यान रहे चलेगा सब वेक्टर में, ऐसे नहीं चलेगा। तो v ऑफ ए बी वेक्टर का मतलब वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, वी बी ए वेक्टर का मतलब वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। ये मेथड है हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी। ये मेथड कहां से आया, इसका प्रूफ थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे डिपेंडेंट है। जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का मतलब मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ही कैलकुलेट करता हूं। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कि अगर आपके पास 2 वेलोसिटीज हैं वी ए एंड वी बी, एक कार जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ वी ए, एक कार जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ वी बी एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंगली वी ए बी वेक्टर का मतलब क्या है? वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर।
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हुआ करता था, अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट हमने किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा, ऐसे ही किया था हमने। और इसके अंदर भी हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए यही रिजल्टेंट लगेगा, चाहे आप वी ए बी निकाल लो, चाहे आप बी ए निकाल लो। v ऑफ बी ए का मतलब एग्जैक्टली सेम है, वी बी स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस 2 वी बी वी ए कॉस थीटा, कोई डाउट इसमें? तो ये आपके पास दो जो है वी ए बी और वी बी ए की वैल्यू आ गई, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो कार्स मूव कर रही हैं विद स्पीड ऑफ 60 एंड 60, और अगर मैं ये बोलूं कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मुझे अपनी कॉमन सेंस से पता है कि मेरा आंसर 0 आएगा, कि ए ड्राइवर को क्या लगेगा बी को देखते हुए कि उसकी स्पीड क्या है, 0। इसको मैथमेटिकली अपने फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि वैल्यू बताओ वी ए बी की, वी ए बी का मतलब ए को क्या लगा बी को देखते हुए, वी ए बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी इंटू कॉस ऑफ, लिख लेना कॉस 0, यहां पे लिख लेना कॉस ऑफ 0, कॉस 0। कॉस ऑफ 0 भी लिखना, क्यों 0? क्योंकि दो वेक्टर आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम इज 0, तो यहां पर कॉस ऑफ 0 आएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस 0, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि कॉमन सेंस से मुझे मालूम है कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए 0, और एक्चुअल में भी मेरा आंसर क्या आ रहा है एग्जैक्टली 0। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, अगर आपके पास दो कार्स मूव कर रही हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मान लो एक कार जा रही है 60, एक कार जा रही है 60 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम क्या माना जाएगा 180, तो मुझे मालूम है कि ए को ड्राइवर को बी को देखते हुए आंसर 120 लगेगा, क्योंकि दो कार जब ऑपोजिट जा रही होती हैं तो ए को लगता है उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही है एज कंपेयर टू बी, बिकॉज दोनों मूव कर रही हैं। पर मैथमेटिकली देखें, वी ए बी का मतलब अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस ऑफ 180, क्योंकि दो वेलोसिटीज वेक्टर में एंगल क्या आएगा 180, कॉस 180 मैथ्स में क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और आंसर क्या आएगा 120। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करेंगे, दैट्स इट, आप कुछ नहीं करेंगे। जैसे अगर एक कार जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर यहां पे, और एक कार जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर यहां पे, एट एन एंगल ऑफ कितना 60 डिग्री। तो अगर मैं कहूं वी ए बी बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो लगाओ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 इंटू 40 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन 60 एंड 40 इज 60 डिग्री। यहां से सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा। तो यानी कि अब आज की डेट में कार्स किसी भी डायरेक्शन में जाएं, 60 डिग्री पे जाएं, 0 पे जाएं, 180 पे जाएं, अगर आज के बाद मैं आपको मैग्नीट्यूड दूंगा रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का, तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी यहां से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? और जिन्होंने लेक्चर सुना हुआ है ऑलरेडी व्हाट्सएप पे, उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा और क्लियर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बार किया होगा, तो रिवीजन की तरह काम करेगा। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? आगे नेक्स्ट, सपोज जैसे ये क्वेश्चन भी डिस्कस जरूर हुआ होगा कि अगर एक कार की स्पीड या कोई कार की स्पीड वीसी वेक्टर 40 किलोमीटर पर आ रहा है और किस तरफ है, टुवर्ड्स ईस्ट है, और वी बीसी वेक्टर 40√3 है किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ है, आपको डायरेक्शन ऑफ वी भी निकालना है। देखो इसमें क्या कुछ गिवन है और क्या निकालना है, इसको एक बार समझते हैं। लेकिन ये समझने के लिए आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। वो क्या? अगर सपोज करो एक वेक्टर वी ए वेक्टर इस तरफ है सपोज, राइट, एक और वेक्टर है वी बी वेक्टर इस तरफ है सपोज, और मैं ये बोलता हूं कि इनका रिजल्टेंट बनाओ, तो रिजल्टेंट के लिए अंडरस्टूड है कि आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करके बीच में एक रिजल्टेंट बनाओगे और रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के कहीं बीच में ही आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए वेक्टर तो ये रहा, बी वेक्टर ये रहा
और इनका रिजल्टेंट बाहर कहीं घूम रहा है, कैसे घूमेगा बाहर, इनके कहीं बीच में ही लाई करेगा। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं ये बोलता हूं कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक नया क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक माइनस वीसी वेक्टर, एक मान लो वीबी वेक्टर, और मेरे को इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने पे जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वीबी वेक्टर प्लस माइनस वीसी वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। वो वेक्टर सम जहां पर भी आएगा ये तो पक्की बात है कि कहीं यहां कहीं लाई करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पैरेललोग्राम इस तरफ बनेगा और डायगोनल जो होगा रिजल्टेंट वो इनके बीच में ही लाई करेगा। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है? तो रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच में ही लाई करता है। कोई डाउट इसमें? आगे तो अब यही कुछ करने वाला हूं। मेरे को क्या गिवन है, मेरे को एक तो वीसी वेक्टर गिवन है और मुझे क्या गिवन है, मेरे को वी ऑफ बीसी वेक्टर भी गिवन है। तो एक वेक्टर मुझे वीसी वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर मुझे वी बीसी वेक्टर गिवन है। वी ऑफ बीसी वेक्टर होता क्या है, वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर। ठीक है, अगर आज का रूल लगाएं तो वी ऑफ बीसी वेक्टर का मतलब क्या होता है, वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं वीबी वेक्टर प्लस माइनस वीसी वेक्टर, ये भी सही है। सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर लिया तब भी चलेगा। ठीक है यहां तक? अब देखो मैंने क्या किया, मेरे को मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेरे को मेरे क्वेश्चन में एक वैल्यू, ये मान लो ईस्ट है, मेरे को एक वेक्टर गिवन है वीसी वेक्टर जिसकी वैल्यू इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये ले, ईस्ट की तरफ मेरे को एक वेक्टर गिवन है। कोई डाउट इसमें? ये गिवन है। मुझे एक और वेक्टर गिवन है टुवर्ड्स नॉर्थ, और कितना, v, इसका नाम है वी बीसी वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू इज 40√3। ये भी क्लियर है, दो वेक्टर गिवन है। अब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और देखूं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वीबी वेक्टर में वीसी वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट, क्योंकि वीबी बीसी का मतलब क्या होता है, वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? यहां तक समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसका मतलब यही है, यानी कि ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, किन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, एक वीबी वेक्टर का और एक माइनस वीसी वेक्टर का। वीबी वेक्टर तो मुझे पता नहीं कहां है, हाँ मैं माइनस वीसी जरूर ड्रॉ कर सकता हूं। मुझे मेरे क्वेश्चन में वीसी गिवन है, मुझे क्या चाहिए, माइनस वीसी चाहिए। माइनस वीसी के लिए एक काम करते हैं, हम एक वेक्टर को उल्टा ड्रॉ कर लेते हैं इस तरफ, इसका नाम क्या होगा, माइनस वीसी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? दिस इज माइनस वीसी वेक्टर। समझ में आ रहा है यहां तक? तो माइनस वीसी वेक्टर, जो माइनस वीसी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन वीसी के ऑपोजिट होगी। अब मेरे को ये समझ में आता है, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि वी बीसी वेक्टर का मतलब वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर। तो एक वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर है, मुझे ये रिजल्टेंट गिवन है। पक्की बात है कि वीबी वेक्टर कहीं यहां कहीं बनाना चाहिए मुझे, क्योंकि वीबी वेक्टर और माइनस वीसी वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में आएगा। ये स्टेप समझ में आया कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेरा रिजल्टेंट है और किन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, एक वीबी का एक माइनस वीसी का, तो अगर माइनस वीसी यहां घूम रहा है और ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट के लेफ्ट की तरफ अगर एक वेक्टर है तो राइट की तरफ भी एक वेक्टर होगा, तभी रिजल्टेंट बीच में आएगा इन दोनों के। तो एक्चुअल में वीसी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर एंड वीबी वेक्टर का रिजल्टेंट ये आपको गिवन है। और ये इसलिए भी सही है क्योंकि अब मेरे को पैरेललोग्राम ड्रॉ करना बड़ा आसान हो गया। ये देखो, ये पैरेललोग्राम हो गया सच दैट इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बीच में आ गया। तो पॉइंट समझ में आया यहां तक कि अगर मेरे को रिजल्ट, क्योंकि नॉर्मली मेरे को क्या गिवन होता है, नॉर्मली मेरे को दो वेक्टर गिवन होते हैं और मुझे क्या निकालना होता है, बीच में एक रिजल्टेंट। तो मुझे दिखता है कि रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा। इस क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया, इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे दिया, रिजल्टेंट, और साथ में क्या दे दिया, एक वेक्टर, और मुझे क्या ढूंढना है, दूसरा वेक्टर। तो दूसरा वेक्टर मुझे अंदाजे से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक वेक्टर अगर यहां है तो दूसरा एग्जैक्टली इसके राइट साइड पे ही होगा। तो क्या आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आता है कि वीसी वेक्टर मुझे गिवन है, वी बीसी वेक्टर मुझे गिवन है। वी बीसी वेक्टर का मतलब वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर, तो मैंने वीसी को उल्टा किया माइनस वीसी,
एक वेक्टर माइनस वीसी ये रहा, एक वेक्टर वी भी यहां जाएगा, ताकि इन दोनों का पैलोग्राम जो बनेगा वो रिजल्टेंट यहां देगा कितना, वी ऑफ बीसी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये डायग्राम आपने खुद ड्रॉ करना है, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें करने वाला। कैसे? क्योंकि अगर वीसी की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 40, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू भी क्या रहेगी, 40, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, डायरेक्शन चेंज रहे। तो अगर ये 40 तो ये भी 40। ये वैल्यू कितने गिवन है, 40√3। तो पाइथागोरस लगा लेते हैं कि अगर ये 40 तो पैलोग्राम है ये भी 40, ये 40 तो ये 40/√3, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, √40 का स्क्वायर प्लस 40√3 का होल स्क्वायर। और इस वेक्टर का नाम क्या है, वीबी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट आ गया। क्या डाउट है इसमें? फिर से ये वैल्यू गिवन है 40/40√3, ये वैल्यू गिवन है 40, ये 40 तो ये भी 40, क्योंकि मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। ये 40 तो पैलोग्राम लॉ से ये भी 40, पैलोग्राम है सेम साइड है, ट्राइंगल बन गया राइट एंगल। ये 40, ये 40√3, तो पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज √a² + b², ये रहा, ये आंसर आ गया। फिर उसने पूछा वीबी वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन के लिए हमने अज्यूम कर लिया एंगल कितना है, थीटा। तो tan थीटा राइट एंगल ट्राइंगल में बोलो क्या होगा, tan थीटा इज 40 डिवाइडेड बाय 40√3। 40 डिवाइडेड बाय 40√3, 40 से 40 क्या हो गया, कैंसिल, 1/√3, तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो मैंने आपको वीबी की वैल्यू भी दे दी, मैंने आपको वीबी की डायरेक्शन भी दे दी, दोनों की दोनों चीजें दी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। लेकिन आपको एक आइडिया समझ में आ रहा है कि सब्ट्रैक्शन में उसने कैसे आपको उल्टा घुमा दिया। इंस्टेड ऑफ कि आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करें, उसने आपको रिजल्टेंट वेक्टर दे दिया और एक वेक्टर दिया और दूसरा वेक्टर खुद निकालने को कहा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अगर सिंपल वर्ड में समझना है मैं और आसान तरीके से समझा देता हूं। अगर आपको दो वेक्टर गिवन है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट यहां कहीं बनेगा, ठीक? ये उल्टा पूछ रहा है, ये कह रहा है कि ये वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, तो दूसरा वेक्टर कहां बनेगा, यहां कहीं बनेगा, क्योंकि रिजल्टेंट के लेफ्ट पे एक वेक्टर, रिजल्टेंट के राइट एक वेक्टर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ में आ रहा है। नॉर्मली क्वेश्चन में दो वेक्टर गिवन होते हैं, रिजल्टेंट पूछा जाता है। इसमें रिजल्टेंट दे दिया, एक वेक्टर दे दिया और दूसरा वेक्टर पूछा जा रहा है, तो रिजल्टेंट के लेफ्ट की तरफ एक वेक्टर है तो राइट की तरफ भी दूसरा वेक्टर होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। वो इसलिए लिया हमने, नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि मेरे को गिवन क्या था, वीबीसी। वीबीसी का मतलब आज के लेक्चर में मैंने आपको समझाया, वीबीसी वेक्टर कैन बी रिटन एज वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर। तो मुझे सब्ट्रैक्शन में माइनस वीसी चाहिए था, मुझे देने वाले ने प्लस वीसी दिया, तो पहले मैंने उसको उल्टा करके रिक्वायर्ड वेक्टर ढूंढा, क्योंकि ये रिजल्टेंट किसका किसका है, वीबी का और माइनस वीसी का, प्लस वीसी का नहीं। तो आपने माइनस वीसी लिया और ये वीबी लिया, यहां से आंसर आएगा। बोलो, एक सेकेंड।
इसमें वो कह रहा है कि थीटा की पोजीशन ये क्यों ली है, ये तो मैंने जस्ट बताने के लिए ली है कि इसकी डायरेक्शन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे है। आप लेना चाहो पूरा ले लो, वो आपकी मर्जी है, वो तो आपने एक्सप्लेन करना है। आप लेना चाहो ये ले लो जो आसान है, राइट एंगल ट्राइंगल में इसको ढूंढना आसान है, मैंने ये ले लिया सिर्फ समझाने के लिए। ये जरूरी नहीं होता कि एक ही तरफ से एंगल मेजर किया जाए, कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पॉइंट क्लियर है यहां तक? जैसे हाँ, अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट रेन एंड मैन के क्वेश्चन में बहुत एप्लीकेबल है। रेन एंड मैन के क्वेश्चंस क्या हैं? रेन एंड मैन के क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाता है कि एक मैन बारिश में खड़ा है, बारिश पड़ रही है, उसको बारिश से बचना है, और बताओ वो अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़े ताकि वो बारिश उसके ऊपर ना गिरे। आप कहोगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो 1 सेकंड में ठीक कर देते हैं। मैंने कहा कैसे? अगर बारिश ऊपर से गिर रही है तो छाता ऐसे पकड़ लेगा, सही है। सामने से गिर रही है तो छाता ऐसे पकड़ लेगा, ऑपोजिट टू दी रेन, तो सही है, बिल्कुल सही है। अगर बारिश सीधी गिर रही है पर वो बाइक पे जा रहा है, हम लोग भी ऐसे करते हैं, अगर मान लो साइकिल या बाइक पे जा रहे हैं और बारिश सीधी गिर रही है, हमें ऐसा अपीयर होता है कि बारिश सामने से आ रही है, टेढ़ी गिर रही है, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम खुद मोशन में होते हैं। तो फिर ज्यादातर केस में अगर आप मोशन में हैं तो आप छाते को ऐसे पकड़ते हैं सामने की तरफ, ऐसे नहीं पकड़ते। फिर आप थोड़ा, अगर मान लो व्हीकल यहां जा रहा है और आपके ऊपर बारिश गिर रही है तो आप सामने की तरफ छाता पकड़ते हैं। तो बस यही बताना है कि वो अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या होगी। तो 3 टाइप की प्रॉब्लम देखी गई हैं इसमें, 3 केस मैंने बना के दिए हैं, और मुझे लगता है कि इन 3 केसेस में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो। और चांस कम होता है रेन एंड मैन पे वैसे क्वेश्चन आने का, पर फिर भी कई बार 100 में से एक क्वेश्चन आ ही जाता होता है। बुक्स के अंदर अगर आप इसकी थ्योरी देखें तो बुक्स के अंदर आपको दिखेगा कि इसमें फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं रेन एंड मैन के। मैं कोई फॉर्मूला नहीं याद करना चाहता, तो मैं अपनी थ्योरी खुद बनाऊंगा। कैसे? मेरा पहला केस है, आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं, ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे बारिश पड़ रही है और वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है, तो रेन नीचे गिर रही है, ये रेन की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर से। तो अंडरस्टूड है, पहला केस है कि अगर मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूं, बारिश नीचे गिर रही है, मान लो हवा नहीं चल रही, तो बारिश मुझे अपीयर होगी कि ऑब्वियसली बारिश नीचे गिर रही है, तो अम्ब्रेला बिल्कुल सीधा पकड़ा जाएगा, बात खत्म, पहला केस क्लोज। ये तो पेपर में नहीं आएगा, और ये क्वेश्चन कौन पूछेगा? अब सपोज करो आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, बारिश सीधी गिर रही है, हवा भी चल पड़ी, विंड चल पड़ी, और विंड चल पड़ी विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इस तरफ, वेस्ट की तरफ। अब देखो मैं तो खड़ा हूं ना, और अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे मेरे ऊपर बारिश और हवा दोनों का रिजल्टेंट लगेगा। मुझे अपीयर होगा या मुझे ऐसा लगेगा या ऐसा होगा कि रेन एक्चुअल में तो सीधी गिर रही है, पर हवा की वजह से वो थोड़ी मुझे टेढ़ी नजर आएगी। ऐसे ही होता है, अगर हवा चलती है तो रेन टेढ़ी नजर आती है, अगर नहीं चलती तो सीधी गिरेंगे ड्रॉप्स। तो मेरे ऊपर पहला क्वेश्चन, रेन कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी? तो रेन 3 की वेलोसिटी से हिट नहीं करेगी, रेन और विंड दोनों मिलके मुझे हिट करेंगे, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ विंड एंड रेन। तो रेन और विंड का रिजल्टेंट क्या होगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इनको ऐड करेंगे, विंड और रेन, पाइथागोरस लगेगी, ये 3 है, ये 4 है, तो और ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ऑब्वियसली ये कितना है? 5 है, तो 5 किलोमीटर पर आ रहा है ये। तो मुझे ऐसा लगेगा कि रेन सीधी नहीं गिर रही, मेरे हिसाब से रेन विंड के साथ मिलके इस डायरेक्शन में मेरे ऊपर आ रही है, तो मैं अम्ब्रेला को भी एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट पकड़ूंगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर है, इसके ऑपोजिट अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला को पकड़ा जाएगा एट एन एंगल ऑफ कितना? थीटा विद द वर्टिकल। तो मुझे थीटा बताना है। अगर 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रेन मेरे को कितनी वेलोसिटी से हिट कर रही है, आपका आंसर होगा 5 किलोमीटर पर आवर, और कितने एंगल पर अम्ब्रेला है, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट अम्ब्रेला है। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी? इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा इज 4 डिवाइडेड बाय 3, tan थीटा 4/3, थीटा tan इनवर्स 4/3 विद द वर्टिकल, क्योंकि अगर आपने ये एंगल निकाल दिया तो अंडरस्टूड है, ये एंगल भी निकाल दिया तो अम्ब्रेला को पकड़ा जाएगा थीटा एंगल पे विद वर्टिकल। कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये कौन सा केस है? जब बस स्टॉप पे आप खड़े हुए हैं, हवा भी चल रही है और
रेन भी चल रही है, और आपको उन दोनों का रिजल्टेंट अपीयर होगा। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहां तक? 180 भी अम्ब्रेला, हाँ इसके ऑपोजिट। और किसके 180 के वो पूछेगा। नॉर्मली वर्टिकल के साथ एंगल्स गिवन होते हैं, आपको वर्टिकल के साथ ही निकालने होते हैं कि ये चाहता है मैं कितना बेंड करूं वर्टिकल के साथ, ये निकालना होता है। वैसे तो कुछ भी आंसर दिया जा सकता है, पर वर्टिकल के साथ एंगल मेजर किए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? पहला केस क्लियर है। दूसरा केस समझते हैं फिर। केस नंबर 2 है कि सपोज करो अब वो मैन स्टेशनरी रेस्ट पे नहीं है, बस स्टॉप पे। वो मैन मूव कर रहा है, मैन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अब प्रॉब्लम क्या है? रेन सीधी गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। 1 मिनट करेक्शन है इसमें, नॉर्थ और साउथ कट करो, यहां पे नॉर्थ साउथ कट करो। ये नॉर्थ साउथ नहीं है प्लीज, दिस इज नॉट नॉर्थ एंड साउथ, कट करो। ऐसे बनाओ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये वर्टिकल है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। देखो फर्क है। फर्क कैसे है? नॉर्मली अपने कन्वीनियंस के लिए हम नॉर्मली ऐसा कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इस रेन एंड मैन के क्वेश्चन में ऐसे नहीं लेते। रेन एंड मैन में हम रियलिटी में क्या बोलते हैं, वो नॉर्थ है, वो साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और रेन कैसे गिर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आसमान से गिर रही है, आसमान नॉर्थ नहीं होता, नॉर्थ साउथ तो ग्राउंड पे ही होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे है, और रेन कैसे गिरेगी? वर्टिकली। सिर्फ इस क्वेश्चन में पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें ईस्ट वेस्ट ये रहा। मैन जो है, वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, एंड वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू व्हाट? 4 किलोमीटर पर आवर, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक्चुअल में तो रेन कहां गिर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड। प्रॉब्लम यह है कि ये मैन ने अपनी बाइक उठाई और ये चल पड़ा टुवर्ड ईस्ट। अब ये चल रहा है, अब चलता हुआ बंदा अम्ब्रेला को सीधा नहीं पकड़ता कभी भी, क्योंकि अगर मैं बाइक पे जा रहा हूं, अम्ब्रेला मेरे हाथ में है, रेन चाहे सीधी गिर रही है, मेरे को अपीयर होगा कि रेन मेरे सामने से टेढ़ी गिर रही है। और जब मैं बाइक पे जा रहा हूं तो अम्ब्रेला ऐसे पकड़ूंगा बचने के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में मैन किसमें है? इन मोशन है। तो मैं इसमें कैलकुलेट करना चाहता हूं रेन की वेलोसिटी, लेकिन रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। उस बंदे को क्या लगा, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के हिसाब से तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। मेरे को क्या करना है? मेरे को यह देखना है कि उस मैन को क्या लगा, रेन को, कि मैन को क्या लगा कि रेन की वेलोसिटी कितनी है। और मैन क्योंकि रेस्ट में नहीं है, मैन मोशन में है, तो मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। दैट इज रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। पॉइंट समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? तो अगर वो बंदा चल रहा है तो उस केस में आपको रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है। अब वी आर एम निकालने का मतलब क्या होता है? वी आर एम वेक्टर होता है वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, या वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर। यानी कि आपको दो वेक्टर चाहिए, एक वी आर और एक माइनस वी एम, तभी आपका यह आंसर आएगा। मेरे को गिवन क्या है? वी एम। मेरे को चाहिए क्या? माइनस वी एम। वी एम मुझे गिवन है, मैंने माइनस वी एम के लिए इस वेक्टर का उल्टा वेक्टर ड्रॉ कर लिया, नेगेटिव वेक्टर। ये माइनस वी एम है, ये माइनस वी एम है, ये वी आर है। अगर मैंने ऐड करूं बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा? वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? वी आर एम वेक्टर। यही मेरे रिक्वायर्ड वेक्टर, ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है। तो उस मैन को लगेगा कि रेन सीधी नहीं गिर रही, उसको लगेगा कि रेन टेढ़ी गिर रही है, तो अम्ब्रेला एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट पकड़ लेगा। ये जो रिजल्टेंट आया इसके ऑपोजिट पकड़ेगा। तो अम्ब्रेला थीटा एंगल पे पकड़ा, तो ये एंगल भी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट सेम एंगल है। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये आंसर क्या आएगा? 5। तो अगर क्वेश्चन आया इस चलते हुए मैन को क्या लगा कि इसकी स्पीड कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? 5। एक्चुअल स्पीड रेन की कितनी है? 4, पर मैन बाइक पे चल रहा है, उसको ज्यादा तेज लगेगी। और कितनी लगेगी? मैन की स्पीड और रेन की स्पीड का रिजल्टेंट लगेगी, जो कि इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है? 5। एक आंसर।
अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ा जाएगा, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट। तो ये थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू दिस इज 3, तो दिस इज 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 3/4, या थीटा क्या होगा, tan इनवर्स 3/4 विद द वर्टिकल अम्ब्रेला को पकड़ा जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है ही नहीं। पहले वाले केस में बंदा खड़ा हुआ है और वो सिंपली रेन का और विंड का रिजल्टेंट निकाल रहा है, बस ऐड कर रहा है, वो एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है। इस केस में बंदा मूव कर रहा है, हवा चल नहीं रही, सिर्फ रेन चल रही है, तो वो रेन को देखना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या होगा। तो वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, फर्क है। बोलो, वैल्यू में माइनस थोड़ा होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, माइनस साइन में डायरेक्शन है चेंज, दैट्स इट। -3 थोड़ा होगा, वो तो 3 होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक। तो 2 केस समझ में आ रहे हैं। आपको 3 केस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो अगर वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ बंदा है फिर तो क्लियर हो गया, रेन और विंड का रिजल्टेंट खत्म। दूसरे केस में अगर वो चल रहा है मैन और रेन गिर रही है तो वी आर एम का मतलब होता है कि उसको अपीयर होता है, ये वर्ड बहुत यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, अपीयर। अपीयर का मतलब कि उसको अपीयर हुआ कि रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है। तो अपीयर, अगर वो ये बोलता है कि अब मैन इज गोइंग टूवर्ड ईस्ट एंड उसके लिए रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब वो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। अपीयर का मतलब उसको ऐसा लगता है कि, यानी कि वो आपको क्या बता रहा है, रेन की वेलोसिटी बता रहा है, लेकिन कौन बता रहा है, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन या विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। पॉइंट समझ में आ रहा है। जब वर्ड अपीयर आएगा वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी कभी भी नहीं होगी, वो ऐसा होगा कि उसको ऐसा लगता है चलते हुए। क्लियर है यहां तक। अभी न्यूमेरिकल में लगा के भी दिखाऊंगा आपको। सेकंड केस क्लियर है यहां तक, ठीक है, कोई डाउट इसमें। थर्ड केस करते हैं, ठीक है। थर्ड केस, सपोज एक क्वेश्चन गिवन है, आपको मैन की वेलोसिटी गिवन है किसी क्वेश्चन में टुवर्ड्स ईस्ट, और ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, और क्वेश्चन में गिवन होगा कि इट अपीयर्स, मैन को अपीयर्स रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ वी आर एम। अब मेरे को ये बात समझ में आती है कि अगर ये मैन को अपीयर होता है कि रेन नीचे गिर रही है, इसका मतलब एक्चुअल में रेन नीचे नहीं गिर रही, क्योंकि उसको जब अपीयर होता है वो उस रेन की एक्चुअल वेलोसिटी कभी भी नहीं होती। वो क्या होता है, वो रिजल्टेंट होता है। किसका रिजल्टेंट, वी आर का और माइनस वी एम का, ये रिजल्टेंट है। क्लियर है यहां तक। तो इन 2 वेक्टर से आपको यह बताना है, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी। ये देखो, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी एम वेक्टर, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी आर एम वेक्टर। वी आर एम वेक्टर का मतलब क्या होता है, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है, जैसे सपोज करो मैं आपसे वही क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं जो थोड़ी देर पहले पूछा था, कि अगर मैं आपको ये कहूं कि ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है वी आर एम वेक्टर विच इज इक्वल टू वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, और इसमें 2 वेक्टर का रिजल्टेंट है, एक वी आर का और एक माइनस वी एम का। मेरे को मेरी प्रॉब्लम में क्या गिवन है, वी एम, पर मुझे क्या चाहिए, माइनस वी एम, तो इसको उल्टा करके माइनस वी एम। तो मेरा अब ये एक क्वेश्चन है कि ये वेक्टर रिजल्टेंट है किसका, इसका और इसका। इन दोनों में से एक वेक्टर तो आपको मिल गया, कितना, माइनस वी एम। एक वेक्टर ढूंढना है वी आर। अब मुझे समझ में आता है कि ये माइनस वी एम है, ये रिजल्टेंट है, तो ये कितना है, वी आर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये वी आर। ये वेक्टर यहां क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट बीच में आना चाहिए। ये 2 वेक्टर है, एक वी आर एक माइनस वी एम, इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो ये पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये इसका डायग्राम बनेगा। मैं न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं। जैसे सपोज अ मैन इज गोइंग टुवर्ड ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर गिवन। उस मैन को इट अपीयर्स कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अपीयर का मतलब वो वी आर नहीं है, वो वी आर विद रिस्पेक्ट टू एम है, और कितनी स्पीड है, 8 किलोमीटर पर आवर। आपको रेन की एक्चुअल स्पीड निकालनी है, तो आपको ये समझ में आता है वी आर एम का मतलब वी आर माइनस वी एम। तो पहले तो आपने उल्टा घुमा के माइनस वी एम लिया,
ये रिजल्टेंट है किसका, माइनस वीएम का और वीआर का, तो वीआर कहीं यहां बनेगा, क्योंकि वीआर और माइनस वीएम का रिजल्टेंट वीआर माइनस वीएम, ये रहा, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। आपको इस क्वेश्चन में ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये साइड 8 किलोमीटर पर आ रहा है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, नेगेटिव वेक्टर से वैल्यू तो सेम ही रहती है 6, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 8 है ये 6 है, पाइथागोरस लगा के क्या आएगा 10, तो आंसर आ गया रेन की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है 10। पॉइंट समझ में आया यहां तक। और डायरेक्शन निकालने के लिए लेट अस सपोज ये एंगल थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 8, tan थीटा इज 6 बाय 8, तो जो कि 3/4 आएगा, दैट इज tan इनवर्स 3/4। पॉइंट समझ में आया यहां तक। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए एक काम करेंगे, इनको ट्राई करके देखते हैं। आप अपनी सब्जेक्टिव शीट जो आज मिली है आपको, शीट नंबर 12 मिली है, शीट नंबर 12 को ओपन करें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपको अभी करना है। इन रेन एंड मैन के क्वेश्चन में सिर्फ ये आइडेंटिफाई करो कि मेरा क्वेश्चन केस नंबर 1, 2 या 3 किसको बिलोंग करता है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थ्योरी अपने साथ रखो और मैच करो ये कौन सा केस गिवन है क्वेश्चन नंबर 1। तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 12, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज अपने रिसेप्शन से प्रिंट आउट लेंगे इसका।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोगों का हो गया और ये कौन से केस के साथ मैच करता है? सेकंड के साथ, थर्ड के साथ? अच्छा, चेक करता हूं। टू अ पर्सन गोइंग वेस्ट, चलो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। वेस्ट, तो मैन की स्पीड आपको गिवन है कितनी? 6 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट। रेन अपीयर्स, अपीयर वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल स्पीड नहीं हो सकती। अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये क्या गिवन है? रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? और व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन? तो मुझे क्या निकालना है? वी आर, मुझे ये निकालना है। मुझे समझ में आ रहा है कि वी आर एम वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है? वी आर एम वेक्टर इज वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। तो मुझे गिवन क्या है? वी एम, मुझे चाहिए क्या? माइनस वी एम। तो माइनस वी एम ये रहा। तो एक वेक्टर माइनस वी एम है, एक वेक्टर चाहिए वी आर। तो वी आर पक्की बात है कहीं ना कहीं यहां होता होगा, क्योंकि एक वेक्टर माइनस वी एम है, एक वी आर है, तभी तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर। कोई डाउट इसमें? तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ऐसे आएगा ना, माइनस वी एम और वी आर का वी आर एम ऐसे बनेगा। ये पॉइंट सबको समझ में आया कि अगर ये माइनस वी एम है, ये रिजल्टेंट है, तो वी आर को यहां होना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 6 है तो ये भी ऑब्वियसली 6 है, ये 6 है, ये 8 है। ये वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको? वी आर एम की, ये 8 है। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? 10। ये 10 है तो ये भी 10 है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आ गई? 10। पॉइंट समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन 10 आएगी इसमें। और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो लेट अस सपोज रेन गिर रही है एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो यहां से काम करते हैं कि ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये भी 6 है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 8, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 डिवाइडेड बाय 8 विद द वर्टिकल आंसर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, तो tan थीटा इज 6 बाय 8, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? तो बनेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल ही हर हालत में। वो पता, वैल्यू तो हर कोई, देखो वैल्यू हर कोई निकाल लेता है। सबको पता है कि वो एक ट्रिपलेट बनने वाला है पाइथागोरस का। एक वैल्यू अगर 6 है, 8 है, तो तीसरा फिर 10 ही निकल के आएगा। बट डायरेक्शन के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। तो एक आइडिया समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है? तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको वी आर एम का मतलब है वी आर माइनस वी एम, तो आपको माइनस वी एम के लिए इसको माइनस वी एम लेना ही पड़ेगा। वो जान के आपको वी एम देगा और वो एक्सपेक्ट करता है कि आप खुद उसको माइनस वी एम लेंगे। यही तो असली चीज है, नहीं तो फिर वहां तो आंसर आ ही जाएगा। आंसर तो 10 ही आना है। वो तो अगर डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी 6, 8, 10 ही देगा। रूल वाइज तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि वी आर एम वेक्टर का मतलब है वी आर माइनस वी एम। गिवन इज वी एम, यू हैव टू टेक माइनस, बनाना पड़ेगा माइनस वी एम। तो आपकी डायरेक्शन फर्क आ जाएगी। आपका पैराग्राफ इधर बनेगा, मेरा इधर बन रहा है, वहां फर्क पड़ेगा आपको। तो यही तो असली चीज है कि माइनस वी एम लेना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में करके देखो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में, 7th में तो बंदा बेचारा खड़ा है बस स्टॉप के ऊपर। केस नंबर 1 ही तो है। वो बंदा वेट कर रहा है बस स्टॉप पे, तो मेरे ख्याल से केस नंबर 1 बनता है।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन अ सर्टेन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30। उसने कहा कि रेन अपीयर हो रही है 30 नहीं, उसने कहा रेन इज फॉलिंग। इसका मतलब ये इसकी एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। तो एक्चुअल वेलोसिटी रेन की वी आर की वैल्यू कितने गिवन है इसमें, 30 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट सबको क्लियर है? रेन की वेलोसिटी गिवन है एक्चुअल, ये वी आर एम नहीं है। वी आर एम कब लेते हैं, जब रेन अपीयर होती है। ये अपीयर नहीं हो रही है, एक्चुअल वेलोसिटी है। आगे, अ विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये विंड ने चलना शुरू किया विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। किसी ने पूछा नॉर्थ साउथ समझ में नहीं आया कैसे बन गया, ये तो ईस्ट वेस्ट होता है। जरूरी थोड़ी ना ईस्ट वेस्ट होता है। ये एक मैप लिया मैंने, ये नॉर्थ साउथ था, मैंने मैप को ऐसे रख दिया, ये नॉर्थ साउथ हो गया रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मुझे ईस्ट वेस्ट चाहिए ही नहीं, मेरे को नॉर्थ साउथ चाहिए, तो मैंने नॉर्थ साउथ ऐसे ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। अब जरूरी थोड़ा है कि बोर्ड के अंदर ही वेक्टर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ऐसे बना लिया, एक ही बात है। तो घुमा सकते हैं ऐसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये नॉर्थ साउथ बना दिया। अब वो जो मैन है वो तो खड़ा है ना, वो चल ही नहीं रहा। तो केस नंबर 1 याद है, जब बंदा खड़ा होता है, हवा चल रही है और रेन गिर रही है, तो उसको क्या फील होगा, इन दोनों का वेक्टर सम। याद है, वी आर वेक्टर प्लस वी एम वेक्टर, रेन का वेक्टर और विंड का वेक्टर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, वी आर वेक्टर प्लस वी एम वेक्टर। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तो उसको अपीयर होगा कि रेन उसके मुंह पे इतनी स्पीड से गिर रही है। और अगर डायरेक्शन निकालनी है अम्ब्रेला की, तो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट बनेगी एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड 10 डिवाइडेड बाय 30। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/3। थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स 1/3 विद वर्टिकल। पॉइंट समझ में आ रहा है? वर्टिकल से कितने एंगल पर बेंड हुई अम्ब्रेला, tan इनवर्स 1/3। समझ में आया यहां तक? पॉइंट क्लियर है? तो केस नंबर 1 के साथ मैचिंग होगी इसकी। हाँ हाँ, नॉर्थ इधर साउथ इधर लो तो वेक्टर इधर बन जाएगा, वो कोई चक्कर नहीं, कोई फर्क नहीं, कर सकते हो। ठीक है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। डायरेक्शन, ये 10 है तो ये 10 है, ये 30 है, ये थीटा तो ये थीटा है। आपको ये एंगल निकालना है तो ये एंगल निकाल दें, tan थीटा इज 10/30 आंसर। तो एक ही बात है। एट्थ में लग रहा है
ओके देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में इफ अ शावर ऑफ रेन अपीयर्स टू बी फॉल, अपीयर वर्ड आ गया। अपीयर का मतलब एक्चुअल में रेन, ये एक्चुअल में रेन की वेलोसिटी नहीं है। तो इट अपीयर्स टू बी फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अपीयर का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन गिवन है कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर। टू अ पर्सन मूविंग ईस्ट, तो ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो मैन कहां जा रहा है, मैन जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि वी आर एम का मतलब क्या होता है। वी आर एम का मतलब वी आर एंड माइनस वी एम। तो आपको गिवन है वी एम, सबसे पहले आप निकाल लो माइनस वी एम। तो वी आर एम इज रिजल्टेंट ऑफ माइनस वी एम एंड वी आर। तो वी आर को यहां होना पड़ेगा ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आए। ये बन गया इनका पैरेललोग्राम, ये ना। तो डायरेक्ट ये कितना है 12, ये कितना है 5, तो ये भी कितना है 5, ये 12 ये 5, तो ये कितना आएगा 13। तो रेन की स्पीड आ गई 13। और एंगल निकालना है तो tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 12। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो रेन एंड मैन की प्रॉब्लम्स का आइडिया हो गया कैसे करना है। चांस कम है इन प्रॉब्लम्स का आने का, थोड़ा मैंने ज्यादा देखा नहीं है, बट फिर भी मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि ये आती नहीं है। एटलीस्ट अगर ये आ जाए तो अब हमसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। सो रेन एंड मैन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये ना एक्चुअल में मैंने वैसे ही इंक्लूड किया हुआ है ये बताने के लिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जस्ट नॉलेज के लिए पूछी नहीं जाती पेपर में कि वी बी ए वेक्टर को लिखा जाता है वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। तो ऐसा क्यों लिखा जाता है, हम ऐसा क्यों करते हैं, वी बी ए वेक्टर इज वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, ये इसकी डिस्कशन है। तो इसके लिए लेट अस सपोज एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। ए का पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर आर बी वेक्टर, और मान लो आपकी बॉडी ए से बी पे गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मान लो एक्स वेक्टर है। इसके अंदर ये आर बी वेक्टर क्लोजिंग साइड है तो रिजल्टेंट है आर बी वेक्टर इज आर ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर, ये रहा। तो एक्स वेक्टर आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। एक्स वेक्टर का नाम चेंज किया आर बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर का मतलब ए और बी के बीच में वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये मैंने इसका एक्स वेक्टर का नाम चेंज किया सिर्फ। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी डी बाई डी टी डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है वी ऑफ बी ए वेक्टर, आर बी वेक्टर की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ वी बी वेक्टर, और ये वी ए वेक्टर। तो अगर कोई प्रूफ मांगता है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि ये कहां से निकल के आया। ये डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर्स का। हालांकि जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट एक स्टूडेंट ने पूछ लिया था कि माइनस क्यों करते हैं, तो जस्ट मैंने वो मेथड नोट किया हुआ है बताने के लिए, कल को आप भी घर जाके सोचो, इसलिए मैंने बता दिया। अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है, आपसे कोई पूछेगा नहीं। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जिसमें एक ट्री है, एक ट्री, एक बॉय और एक मैन और एक बर्ड, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हैं। ट्री रेस्ट पे है, ट्री रेस्ट पे किसको दिख रहा है, हमें दिख रहा है, क्योंकि हम कहां पर बैठे हुए हैं, ग्राउंड पे, ग्राउंड रेस्ट पे है, ट्री रेस्ट पे है। फिर बॉय की स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड, किसके हिसाब से, हमारे हिसाब से, हम कहां पर बैठे हुए हैं, ग्राउंड पे एट रेस्ट। और मैन की 2 और बर्ड उड़ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद दी एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए मैंने, 20 cos 37, 20 sin 37। ये याद करनी पड़ेंगी वैल्यूज। cos 37 4/5 होता है, sin 37 3/5 होता है। तो यहां पर जब 4/5 पुट किया तो आंसर आया 16 मीटर पर सेकेंड, लिख लो इसे, करेक्शन कर लो, 16 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर जब वैल्यू पुट की तो 12 मीटर पर सेकेंड। तो बर्ड एक्चुअल में 2D मोशन में है, बर्ड आगे भी जा रहा है और साथ में ऊपर भी उड़ रहा है। आगे जा रहा है विद स्पीड ऑफ कितना 16, और ऊपर जा रहा है विद स्पीड ऑफ कितना 12। तो करें स्टार्ट। तो मेरे को निकालना क्या है, ये तो गिवन है सारा कुछ, मुझे निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ट्री, मैन
एज सीन बाय बॉय। हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा होता तो ये आंसर आ गए हमारे हिसाब से, तो डन। उसने पूछा कि बॉय के हिसाब से, बॉय की नजरों से बताओ कि ट्री की स्पीड क्या होगी। आपको कि ट्री की स्पीड क्या होगी, ट्री तो गड़ा हुआ है जमीन में, उसकी स्पीड कहां से हो गई। जब हम एक बस में या कार में जाते हैं हाईवे के आसपास, तो हाईवे पे आगे जा रहे हैं, जब हम कार में बैठे होते हैं हम ये बोलते हैं कि जो लोग सड़क पे खड़े हुए हैं, देखो लोग पीछे रह गए, या ट्रीज हैं, पेड़ पीछे जा रहे हैं, या लोग भी खड़े होते हैं ग्राउंड पे, हमारी कार आगे जा रही है, हम मान लेते हैं कि हम तो रेस्ट पे कार के अंदर बैठे हुए हैं, हम कहते हैं वो पीछे रह गया, लोग पीछे रह गए। लोग थोड़ा पीछे रह गए, एक्चुअल में तो आपकी गाड़ी आगे चली गई। हम ये नहीं बोलते गाड़ी आगे चली गई, वो बंदा पीछे छूट गया, ऐसे बोलते पीछे रह गया। तो क्यों, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम किस पे हैं, एट रेस्ट। तो अब क्योंकि क्वेश्चन का आंसर किस विद रिस्पेक्ट टू क्या देना है, बॉय, तो ये माना जाएगा कि बॉय किस पे है, एट रेस्ट। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक। तो इस केस में हम एज्यूम करते हैं बॉय रेस्ट पे है, तो एक्चुअल में तो बॉय 16 मीटर पर सेकंड के साथ आगे जा रहा है। पर इमेजिन करो जब वो 16 मीटर पर सेकंड के साथ एक ट्री को क्रॉस करेगा, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं 16 मीटर पर सेकंड के साथ आगे जा रहा हूं, वो बोलेगा 16 मीटर पर सेकंड के साथ ट्री पीछे छूट गया, पीछे चला गया। तो आपने ये मानना है कि बॉय तो है रेस्ट पे, लेकिन उसके आसपास चीजें मूव कर रही हैं, तो ट्री पीछे जा रहा है, वो ये बोलेगा कि मैं तो रेस्ट पे ही हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेस्ट पे हूं, और ट्री पीछे चला गया विद स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। पीछे जाने का मतलब कौन सा कैप आएगा, माइनस आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सेस। तो आंसर समझ में आया कैसे देना है। तो अगर सपोज करो सेम क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय के अंदर मैन की वेलोसिटी, अब मैन 2 मीटर पर सेकंड के साथ पास आ रहा है, और ये बॉय 16 मीटर पर सेकंड के साथ आगे जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक। तो क्यों, जब आप दो ट्रेन में बैठे, एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन आगे जा रही है, और चलती हुई ट्रेन आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखती है, आपको लगता है कि वो ट्रेन बहुत तेजी से क्रॉस कर गई, आपकी ट्रेन आगे जा रही है, दूसरी ट्रेन पीछे आ रही है, आपको लगता है कि वो दूसरी ट्रेन बहुत तेजी से मूव कर गई, क्योंकि आप ये मानते हो कि मैं किस पे पड़ा हुआ, एट रेस्ट। आपको फील होता है कि मैं रेस्ट पे हूं, आप कभी नहीं कहते कि मेरी ट्रेन मूव कर रही है, आपको लगता है दूसरी ट्रेन बहुत तेजी से मूव कर गई। सेम है, क्योंकि अब बॉय को भी ये लगेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं, लेकिन दूसरी ट्रेन या दूसरा ये जो मैन है बहुत तेजी से इसको क्रॉस कर गया विद स्पीड ऑफ 18, क्योंकि इसकी खुद की स्पीड कितनी है, 16, इसकी स्पीड 2 है, उसको लगेगा कि 18 की स्पीड के साथ वो मूव कर गया इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कि बॉय मानता है कि मैं तो रेस्ट पे हूं, वो जो मैन है वो उसे क्रॉस कर रहा है विद स्पीड ऑफ 18, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 18 माइनस आई कैप। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अब सपोज करो बर्ड के साथ करते हैं। अब बर्ड की दो वेलोसिटीज हैं, एक वेलोसिटी एक्स में और एक वेलोसिटी वाई में है। एक्स की वेलोसिटी 16 है, बॉय की वेलोसिटी भी 16 है, तो उसको ऐसा, क्योंकि ये भी 16 है ये भी 16 है, तो इस बॉय को लगेगा कि बर्ड आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों 16 के साथ राइट की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए अगर वो एक्स एक्सिस की मोशन को देखता है, तो बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉय एक्स एक्सिस के अलोंग आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों की स्पीड एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अगर वो वाई एक्सिस के कंपोनेंट को देखता है, अब बॉय वाई में तो उड़ नहीं रहा, तो उसको एक्चुअल दिखेगा कि उसकी स्पीड कितनी है, 12, ऊपर जाने का मतलब कौन सा कैप लगेगा, जे कैप। तो पॉइंट समझ में आया कि इस क्वेश्चन को आंसर या रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि खुद को क्या मान लेना, रेस्ट पे, और फिर बाकी चीजों का आंसर देना विद रिस्पेक्ट टू दैट बॉय। किसमें, अब सेम ऐसा है ना, हम क्या निकाल रहे हैं, हम ट्री की स्पीड निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, बॉय। तो विद रिस्पेक्ट टू जो भी निकाली जाती है वो माना जाता है कि वो बॉडी रेस्ट पे है। जैसे वी ए बी में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है ना, तो माना जाएगा कि बी रेस्ट पे है और ए की वेलोसिटी निकल रही है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय का मतलब बॉय रेस्ट पे है,
ट्री की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, चाहे ट्री मूव ना कर रहा हो लेकिन हमें उल्टा बोलना है इसे। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है। जैसे फिर करके देखते हैं, जैसे आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ट्री एंड मैन एज सीन बाय द बॉय। तो अब मुझे निकालना है, सॉरी, मैन। अब ट्री और मैन के बीच में देखते हैं। अब मैन ने आंसर देना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्री कितना है। ट्री की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन अपने आप को क्या मानेगा, रेस्ट पे। उसको लगेगा कि ट्री उसके पास आ रहा है। एक्चुअल में तो मैन उसके पास जा रहा है, पर अगर मैन अपने आप को रेस्ट पे मानता है तो उसको ऐसा लगेगा कि वो पास नहीं जा रहा, उल्टा ट्री पास आ रहा है। उसकी स्पीड कितनी है, 2, पर वो ये नहीं कहेगा कि मैं पास जा रहा हूं विद स्पीड ऑफ 2, वो कहेगा ट्री पास आ रहा है विद स्पीड ऑफ 2। किस तरफ, इस, तो 2 आई कैप। तो ट्री की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मैन, आंसर क्या आएगा इसमें, 2 आई कैप। सिमिलरली बॉय, मैन से पूछा गया बॉय तेरे को क्या लग रहा है, तो कहेगा मैं तो रेस्ट पे हूं, बॉय मुझे राइट की तरफ क्रॉस करेगा विद स्पीड ऑफ 18, तो 18 आई कैप। फिर बर्ड के लिए, बर्ड की एक्स एक्सिस की वेलोसिटी के हिसाब से ये इधर जा रहा है 2, बर्ड एक्स एक्सिस में इधर आ रहा है 16, तो वो कहेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं, पर मुझे लग रहा है कि बर्ड 18, 16 प्लस 2 कितना, 18, 18 के साथ मुझे क्रॉस कर रहा है टुवर्ड्स राइट, 18 आई कैप। और बर्ड की वाई कंपोनेंट में देख के बोलेगा 12 जे कैप, क्योंकि खुद वाई में जा नहीं रहा, तो इस सीधा आंसर बोलेगा 12 जे कैप। तो इस तरीके से आप थोड़ा देखें तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब दूसरी बॉडी को क्या मान लेना, एट रेस्ट। बस यही रूल है रिलेटिव वेलोसिटी का। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, और इस एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम। देखो, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम के अंदर नॉर्मली हम ये मानते हैं कि अगर कोई मैन या बॉय आगे जा रहा है विद सम वेलोसिटी, तो हम उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करते हैं। तो हम रेफरेंस फ्रेम किसे मानते हैं, ग्राउंड को, एंड ग्राउंड इज लाइंग एट रेस्ट। ऐसे होता है। ये इस क्वेश्चन में बॉय मूव कर रहा है, लेकिन बॉय की वेलोसिटी कैलकुलेट की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू मूविंग कार। तो कार भी मूव कर रही है और उसके ऊपर बॉय भी मूव कर रहा है। तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब कि मैं अपना आंसर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दूंगा, मैं अपना आंसर विद रिस्पेक्ट टू मूविंग कार दूंगा। और मेरी रेफरेंस फ्रेम कौन है इसमें, कार। तो मूविंग रेफरेंस फ्रेम का मतलब मूविंग कार। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो चलती हुई कार के ऊपर मैं खड़ा हूं या मैं मूव कर रहा हूं, और मेरा आंसर चलती हुई कार के हिसाब से होगा, तो मेरा रेफरेंस फ्रेम इसमें मूव कर रहा है। कोई डाउट इसमें? तो फॉर एग्जांपल, ये एक कार जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब कार की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड। इसके ऊपर एक बॉय है, बॉय से पूछा तेरी स्पीड कितनी है, तो बॉय बोलता है मेरी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मूविंग कार। कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। कोई डाउट इसमें? वेलोसिटी ऑफ बी बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू कार वो ना बोलता, सिर्फ ये बोलता मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं ये मान लेता कि वो अपना आंसर विद रिस्पेक्ट टू क्या दे रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर उसने क्या बोला, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू कार, इसका मतलब वी ऑफ बी सी। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी वी बी, बॉय की वेलोसिटी बताओ। कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? पर मुझे एक रूल पता है, वी बी सी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, वी बी वेक्टर माइनस
वीसी वेक्टर, ये रूल है। और वी बी वेक्टर मुझे निकालना है, वीसी वेक्टर इस तरफ आ गया तो वी बीसी वेक्टर प्लस वीसी वेक्टर। तो बॉय की वेलोसिटी इज रिजल्टेंट ऑफ वी बीसी एंड वीसी, और एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वी बी सी स्क्वायर वी सी स्क्वायर 2 वी बी सी वी सी, और वी बी सी इस तरफ है, वी सी भी इस तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल इनके बीच में कितना, 0, cos 0 क्या होता है 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वी बी सी प्लस वी सी। वी बी सी मुझे क्या गिवन है इसमें 2, वी सी कितना गिवन है 5, आंसर आ गया कितना 7। तो आज के बाद एक शॉर्टकट है, अगर कार जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 5, ऊपर मैन या बॉय जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 2, और उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार गिवन है, और एक्चुअल वेलोसिटी बॉय की पूछी जाए, इन दोनों को सिंपली मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, आंसर 7 आएगा। पर एक्चुअल मेथड मैंने बता दिया कैसे आया, और शॉर्टकट यूज करना चाहूं तो कभी ना कभी शॉर्टकट यूज कर पाऊंगा मैं। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, एग्जाम में नहीं आएगा ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा, ये पूरी शीट रेन एंड मैन को छोड़ के एग्जाम में नहीं आएगी। फिर क्यों? कैलकुलस वाला हाल है इसका, ये कहीं भी आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे साल में चलते ठीक तरह चल रहे होंगे, तो उसने कुछ नहीं कह रहा, उसने कहना मेरा आंसर निकालो विद रिस्पेक्ट टू कार, खत्म। तो आपको रेफरेंस फ्रेम आएगा ही नहीं, वेक्टर नहीं आएगा, तो कहां से कैलकुलेट करोगे? तो एज सच अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई नहीं पूछा जाएगा, रिलैक्स हो जाओ। बस आपको समझ में आना चाहिए कि कल को अगर मैंने ये रूल लगाया, वैसे तो ऐसा नहीं आएगा, पर कल को अगर ये टूल मैंने यूज किया तो आपको समझ में आएगा ये टूल यूज करना कैसे है। फिलहाल इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं आएगा। ये तो मजे की बात है नॉन मेडिकल में और मेडिकल में, मैं चीज करवाता हूँ, एंड में क्या बोलता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन देखनी होती है। तो अगर मैं टू दी पॉइंट ही काम करवा दूंगा और कल को बाई चांस पेपर इधर से उधर हो गया, हिल गया, तो हिल जाओगे सारे, सॉल्व ही नहीं होगा। क्या भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आपने की, अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि बहुत गरीबी में जी रहे हैं, एशिया दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भी कुछ एक ऐसे हैं जो बहुत गरीबी में जी रहे हैं, वहाँ पर भी प्रगति तरक्की अर्थव्यवस्था की हालत डामाडोल, तो भारत और चीन क्या वर्षा 3 महीना होना वो अब 2 महीने हो रहा है, यानी इसमें सबसे हमारे खेती पर एग्रीकल्चर पर बड़ा असर पड़ रहा है। और आबादी तो बढ़ रही है, तो इसलिए देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है कि तीन एलिफेंट्स हैं, 3 कार्स हैं, 3 एलिफेंट जो मर्जी मान लो, 3 एलिफेंट्स हैं ए बी और सी, और तीनों राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। इनमें से इसकी स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड भी कांस्टेंट, इसकी भी कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड मुझे पता नहीं। इनिशियली जब मैंने इनको देखा, इनके बीच में सेपरेशन d है, तो दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d एंड t। ठीक हो गया, ये चल रहे थे।
तो ऑल एलिफेंट्स ए बी सी आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, समझ में आ रहा है। व्हेन बी कैचेस सी, जब बी ने सी को ओवरटेक किया या कैच किया, बराबर पहुंच गया, तो ये समझ में आता है कि बी की स्पीड कम से कम सी से तो ज्यादा होगी ही होगी, तभी उसे ओवरटेक करेगा। तो जब वो उसको ओवरटेक करेगा तो ये देखा ए और सी में इनिशियल सेपरेशन कितनी थी 2D, लेकिन जब इसने इसकी ओवरटेकिंग की तो देखा गया ए और सी की सेपरेशन 3D हो गई, ये थोड़ा और सेपरेट हो गए। तो अभी इनकी सेपरेशन 2D है, लेकिन जब बी सी को ओवरटेक करेगा उस टाइम ए और सी की सेपरेशन 3D हो गई। तो आपको बताना है कि स्पीड वी, बी एलिफेंट की स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन है। वी की स्पीड, बी की स्पीड बताओ क्या होगी। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, अगर इसको खुद करने को दिया जाए तो मुश्किल लगेगा आपको। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले ये बताओ बी ने सी को ओवरटेक करना है, इनके बीच में दूरी कितनी है d। तो एक काम करते हैं, हम बी सी का केस लेते हैं और हम रिलेटिव वेलोसिटी b की निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू c। जब मैं ये बोलता हूं कि मैं v bc लूंगा, इसका मतलब ये कि मैं ये मानता हूं कि c किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। सिर्फ b मूव कर रहा है और c रेस्ट पे है, एंड इज गोइंग टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ d इन ऑर्डर टू ओवरटेक एलिफेंट c। तो इस केस में v bc वेक्टर को क्या लिखा जाएगा, v bc वेक्टर इज vb वेक्टर माइनस vc वेक्टर, ऐसे लिखेंगे इसमें। तो मुझे समझ में आता है वी बी सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर याद है, अंडर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर वी सी स्क्वायर माइनस 2 वी बी वी सी कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों, बी और सी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो अंडर रूट ऑफ वी बी माइनस वी सी का होल स्क्वायर यानी कि वी बी माइनस वी सी। तो वैसे भी टू एलिफेंट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी में सिंपल सब्ट्रैक्शन भी चल सकता था इसमें। तो इस केस में वी बी सी का मतलब वी बी माइनस वी सी, वी बी की वेलोसिटी मुझे पता नहीं, वी सी की वेलोसिटी 10 है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी मुझे पता लग जाती है, इसके इक्वल है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है, ये मानना कि सी रेस्ट पे है और बी सी की तरफ आ रहा है, सी रेस्ट पे है, बी सी की तरफ आ रहा है, एंड इज गोइंग टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ डी। तो कितने टाइम में, कितने समय में बी ने सी को ओवरटेक किया, कितना डिस्टेंस कवर करना है इनको डी, और कितने वेलोसिटी के साथ वी बी सी। वी बी सी का मतलब बी ने सी को ओवरटेक किया, तो डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी को कंसीडर करना है वी बी माइनस वी बी सी। वी बी सी का मतलब क्या है, वी बी माइनस 10। ये स्टेप समझ में आया यहां तक कि डी डिस्टेंस कवर हुआ और इतने वेलोसिटी के साथ कवर हुआ। बी ने कवर किया डिस्टेंस डी, ये मानते हुए कि सी किस पे है, एट रेस्ट। तो इतना टाइम आ गया। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। अब इतने टाइम में जब ओवरटेकिंग होती है, उस दौरान फर्स्ट और लास्ट एलिफेंट में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाता है, 3D, सेपरेशन 3D। इनिशियल सेपरेशन कितनी है इनके बीच में, 2D। अब नई सेपरेशन कितनी है इनके बीच में, 3D। तो एक्चुअल में सेपरेशन कितनी हुई है, D। चेंज तो D हुआ ना, 2D तो पहले भी था, ना भी चलते 2D तो था ही, अब 3D हो गया, तो चेंज कितना हुआ, D। तो D डिस्टेंस चेंज हुआ। तो अब A और C के केस में आई विल कंसिडर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C। VAC का मतलब VA माइनस VC, तो VA का मतलब 5 है, VC का मतलब 10 है, तो VAC का मतलब -5 है। माइनस साइन का मतलब ये है कि नेगेटिव मीन मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि यानी कि जो C एलिफेंट है वो तेज मूव कर रहा है, A उतनी तेज मूव नहीं कर रहा, इसलिए A पीछे रहता जा रहा है। C बहुत तेज मूव कर रहा है क्योंकि C की स्पीड 10 है, A की स्पीड 5 है, तो ऑब्वियसली A तो पीछे छूटता जाएगा, इसलिए माइनस साइन ये शो कर रहा है कि वो पीछे छूटता जा रहा है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि A और C में मैंने VAC लिया, VAC का मतलब कंसिडरिंग C इज एज्यूमिंग एट रेस्ट, C रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो A मूव कर रहा है। तो जब इनके बीच में सेपरेशन 2D है, अब सेपरेशन 3D है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसमें, सिर्फ D, और दोनों एलिफेंट ने कवर की, यानी कि V ऑफ AC कितने टाइम में, T टाइम में। और ये कौन सा टाइम है, जब B ने C को ओवरटेक किया था, वो टाइम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ऊपर से उस टाइम को यहां पुट करते हैं, क्योंकि इतने टाइम में इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट डी हो चुकी है। इसका मैग्नीट्यूड पुट करेंगे 5, माइनस तो डायरेक्शन शो कर रही है, सॉल्व करके वीबी कैन बी कैलकुलेटेड। ट्रिकी क्वेश्चन है, शायद आएगा भी नहीं, बट आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर जाएगा अगर इसको ध्यान से इसको पढ़ा जाए कि कैसे करते हैं। रादर मैं इसका एक छोटा फॉर्म भी करवाता हूं, अगर ये टफ लगता है, मुश्किल लगता है, कोई दिक्कत नहीं,
मैं इसको एक छोटे फॉर्म में करवाता हूं, ये पक्का समझ में आएगा आपको। हमने क्वेश्चन किया था ट्रेन और साइक्लिस्ट वाला, मोशन इन 1D में। तो एक ट्रेन साइक्लिस्ट को ओवरटेक करता है जब, तो जैसे एक ट्रेन है, एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, 3 एलिफेंट मुश्किल लगते हैं, 2 ले लो। एक ट्रेन और साइक्लिस्ट है, ट्रेन मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10, साइक्लिस्ट मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 2, डिस्टेंस इनके बीच में 110 है। क्वेश्चन है कितने टाइम में ट्रेन साइक्लिस्ट को ओवरटेक करेगी? तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 110 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी क्या लेंगे ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। जब मैंने वर्ड बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो साइक्लिस्ट को किस पे माना जाएगा? एट रेस्ट। ट्रेन ओवरटेक कर रही है साइक्लिस्ट को, और वी ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट का मतलब वीटी माइनस वीसी, 110 डिस्टेंस कवर हुआ, ट्रेन की स्पीड 10 है, साइक्लिस्ट की 2 है, सॉल्व करके टाइम आ गया। ये सेम क्वेश्चन मोशन 1D में हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ट्रेन और साइक्लिस्ट वाला, पर रूल समझ में आ रहा है कि, और उस टाइम मैंने शॉर्टकट करवाया था कि अगर 2 बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वेलोसिटी को माइनस कर दो, अगर ऑपोजिट मूव कर रही है वेलोसिटी को प्लस कर दो, पर मैंने प्रूफ नहीं बताया था, प्रूफ ये रहा। तो क्यों माइनस करो? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी यूज हो रही है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। और ये एक लास्ट क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का। इसमें सपोज करो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, ये रहा, ये प्लेटफॉर्म पहले केस में रेस्ट पे पड़ा हुआ है। एक मैन आता है विद अ स्पीड ऑफ 10, तो मैन की स्पीड 10 का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको कवर कर जाता है। कितने टाइम में प्लेटफॉर्म को कवर कर लिया गया? प्लेटफॉर्म मूव तो कर नहीं रहा, तो टोटल डिस्टेंस 110 डिवाइडेड बाय मैन की स्पीड 10, आंसर आ गया। पहला केस तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। दूसरा केस है मैन मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, और लिख लेना विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की स्पीड क्या है? VL, VL इज 5। लिख लेना मैन विद रिस्पेक्ट टू L, VML लिख लेना, L VML, क्योंकि मैन की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जो भी है L, उसने डिनोट किया हुआ है इसका, सिंपल। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन है कि इस मैन ने इसे कब, कितनी देर में ओवरटेक किया? तो टोटल डिस्टेंस तो अभी भी कितना है? 110 है। तो मैं आपको अब यहां पर जो ये मैंने इसको प्लस क्यों किया, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, मूविंग फ्रेम वाले को, याद है? रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम में एक शॉर्टकट किया था कि अगर आपको बॉय की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार गिवन है, कार की वेलोसिटी गिवन है, तो बॉय की वेलोसिटी के लिए इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, याद है? रेफरेंस फ्रेम का शॉर्टकट ये ना, सेम है, सेम है। कैसे? ये क्वेश्चन बिलोंग करता है रेफरेंस फ्रेम। देखो इसमें रेफरेंस फ्रेम कार है या प्लेटफॉर्म है विच इज मूविंग, इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 5 है, तो इस मैन की एक्चुअल स्पीड कितनी है? इन दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस। प्लस कितना हो गया? ये 10 और 5 15, तो आपके पास आंसर आएगा 110 डिवाइडेड बाय 15। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि मेरे को इस केस में बॉय की स्पीड को निकालना पड़ेगा अपने पुराने टॉपिक से, इसलिए मैंने आपको 2 टाइप के न्यूमेरिकल करवाए आज, एंड में इसको समरी में लिख दिया। एक ओवरटेकिंग वाला, ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम में क्या होता है? ट्रेन और कार दोनों अलग अलग मूव कर रहे होते हैं, और हमें टाइम निकालना है ओवरटेकिंग का। हम ट्रेन की स्पीड में से कार की स्पीड को माइनस करते हैं, पर अगर कोई मैन इस कार, चलती हुई कार पे मूव कर रहा है, ये ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये रेफरेंस फ्रेम मूव करने की प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? मैन की स्पीड और प्लेटफॉर्म की स्पीड को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास टाइम आता है। तो ये क्वेश्चन कोई अगर पूछे सर मैं इसको स्कूल के लिए पढ़ के जाऊं, मेरी तरफ से मत पढ़ के जाओ, कोई जरूरत नहीं है, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बस इतना ही सफिशिएंट है। तो अगर ये स्कूल में आनी होती या कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होता, मैं जरूर आपको लिख के देता कि ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये स्कूल में आएगा। कंपटीशन में क्योंकि जाने के लिए या उस लेवल पे जाने के लिए इन, मैं ये तो नहीं कहूंगा ये क्वेश्चंस आएंगे, बीच बीच में से जैसे कैलकुलस आ जाता है ना, थोड़ा थोड़ा 2-2 स्टेप का, ऐसी 2-2 स्टेप की रिलेटिव वेलोसिटी बीच बीच में आती रहेगी। उस टाइम हमें दिक्कत ना आए, इसलिए ये कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है, बट डायरेक्ट एप्लीकेशन मुश्किल है इसका आना। ठीक,
तो मतलब कई लोग बड़ी चिंता करते हैं ये कैसे फिजिक्स है, ये कैसे पूछा जाएगा। कुछ नहीं पूछा जाएगा, रिलैक्स रहो। जो पूछने वाली चीजें मैं आपको बताऊंगा, पूछने वाली चीजें सच में आसान पूछी जाती हैं, मुश्किल नहीं पूछी जाती। यूनिट्स एंड डायमेंशन की असाइनमेंट थी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव छुट्टियों से पहले होमवर्क दी थी। कितने लोगों ने ट्राई की और डाउट्स हैं? डाउट्स हैं, उसके रिकॉर्डिंग यूनिट्स एंड डायमेंशन के फोल्डर में करनी पड़ेगी।